Assalamualaikum जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम करेंगे सेक्शन 27 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। हेडिंग है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज़ एंड पर्सनस क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। अब ये सारा सेक्शन जो है ये सब्सिक्वेंट टाइटल से रिलेटेड है, यानी वो पर्सनस के अगेन भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हो या उनके अगेंस्ट डिक्री पास की जा सकती है जिनके पास एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कोई टाइटल नहीं था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स उनके पास उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड टाइटल उन्होंने एक्वायर कर लिया। इनको सब्सिक्वेंट टाइटल कहते हैं। सेक्शन कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स अगेंस्ट। आगे इन्होंने 5 कैटेगरीज बता दी हैं जिनके अगेंस्ट जिनके पास सब्सिक्वेंट टाइटल आ जाता है और उनके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। नंबर 1 ए ईदर पार्टी देयर टू, यानी कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की उसके अगेंस्ट करवाया जा सकता है। बी एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय ए टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई किसी भी ऐसे बंदे के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है जिसके पास जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा था उसके पास कोई टाइटल नहीं था, बट आफ्टरवर्ड्स उसके पास टाइटल आ गया, उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है, कोर्ट डिक्री पास कर सकती है। एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ए ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज़ पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट नहीं इन्फोर्समेंट करवाई जा सकती जिसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट किया, जो उसने पैसे दिए हैं वो गुड फेथ में दिए थे और उसको नहीं पता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी कोई और कॉन्ट्रैक्ट था, यानी इसके साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया। सो इसको पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं था। अब इसको एग्जांपल से ही समझेंगे इस बी पार्ट को। इसमें कहा गया है, अब एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी काफ़ी सारी दी गई हैं। नंबर 1 ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू कन्वे सर्टन लैंड टू बी बाय ए पर्टिकुलर डे, यानी ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने अपनी कोई सर्टन लैंड उसको सेल आउट की है और कुछ उनके दरमियान पैसे का लेन देन हो गया और जो प्रॉपर्टी उसको देनी थी, ट्रांसफ़र करनी थी, वो एक स्पेसिफिक डे उनके दरमियान फ़िक्स हो चुका था। ए डाइज़ इंटरस्टेट, यानी ए ने कोई वसीयत भी नहीं की और उस दिन के आने से पहले ही वो फौत हो गया। बिफोर द डे विदाउट हैविंग कन्वेड द लैंड, यानी जिस तारीख को वो प्रॉपर्टी फाइनली बी को ट्रांसफ़र होनी थी उससे पहले ही ए की डेथ होगी। बी मे कंपेल एज हेयर और अदर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब ए की डेथ होगी तो उसके लीगल एयर्स, उसके जो वारिसान हैं, प्रॉपर्टी उनमें ट्रांसफ़र होगी। पहले उनके पास टाइटल नहीं था लेकिन सब्सिक्वेंटली टाइटल आ गया उसके बच्चों के पास आफ्टर हिज डेथ। तो यहाँ पे कह दिया गया इस एग्जांपल में ए की डेथ हुई और उसने कोई वसीयत भी नहीं की थी, तो यहाँ पे बी जो है ए के लीगल एयर्स या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, जिसमें लीगल एयर्स भी आते हैं, ये ब्रॉडर टर्म है, इसमें साइनी भी आ जाएंगे, इसमें एग्जीक्यूटर भी आ जाएंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी आ जाएंगे। तो इन सारों के अगेंस्ट भी बी के पास ये रेमेडी है कि वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करे और उसकी फेवर में ये डिक्री पास हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल सर्टन लैंड टू बी फॉर ₹5000। ए और बी के दरमियान ए ने कोई अपनी लैंड जो है वो बी को सेल आउट की फॉर ₹5000। ए आफ्टर वर्ड्स कन्वेज द लैंड फॉर ₹6000 टू सी, लेकिन बाद में ए ने वही लैंड सी को ₹6000 में सेल आउट कर दी। पहले क्या किया था, बी को 5000 के लिए रुपए के एवज उसने सेल आउट की थी, फिर बाद में वही प्रॉपर्टी सी को 6000 के एवज उसने सेल आउट कर दी। अच्छा, हु हैज़ नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सी को पता भी था, उसके नॉलेज में था कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑलरेडी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है बी के साथ, 5000 रुपये का था। ए में इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अगेंस्ट सी, तो यहाँ पे चूँकि उसको नॉलेज था उस पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो ये नहीं कह सकता सी के जी आपने पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बी के साथ किया था, अब मेरे साथ आपने कर लिया है।
वो इस कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर जो हमने एक्सेप्शन भी पढ़ी थी, एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसको पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का अगर तो नॉलेज नहीं होगा तो ये एक्सेप्शन थी, लेकिन अगर नॉलेज होगा तो उसके अगेंस्ट इन्फोर्स करवाया जाएगा। अब इस एग्जांपल को अगर सिंप्लीफाई करूं, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 5000 का, फिर उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सी के साथ कर लिया फॉर 6000। अब यहाँ पे सी को पता था कि पहले कॉन्ट्रैक्ट ए ने बी के साथ 5000 का किया। अब कल कला को बी बैकआउट नहीं कर सकता इस कॉन्ट्रैक्ट से ये कह के कि जी इससे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ किया था। अगर बी के साथ किया था, आपको नॉलेज भी था, तो आप उसमें आपने क्यों ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे अगर ए वो बैकआउट करता है, सॉरी सी बैकआउट करता है अपने कॉन्ट्रैक्ट से, तो ए उसको सी के अगेंस्ट इन्फोर्स करवा सकता है। सेकेंडली, नेक्स्ट एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल लैंड टू बी फॉर रुपीज़ 5000। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी लैंड 5000 रुपीज़ के लिए, उसको बेचने के लिए। बी टेक्स पोजेशन ऑफ द लैंड, और बी को पोजेशन भी ट्रांसफ़र कर दिया। पहली वाली में अभी पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, जो लास्ट एग्जांपल थी, इसमें पोजेशन भी ट्रांसफ़र हो गया। आफ्टरवर्ड्स ए सेल्स इट टू सी फॉर रुपीज़ 6000, और बाद में पोजेशन भी ट्रांसफ़र करने के बाद, समटाइम्स होता है कि उसने पोजेशन तो ट्रांसफ़र कर लिया लेकिन अभी उसकी लिखत पढ़नी कंप्लीट हुई थी, ऑन पेपर उसको ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। सो उससे पहले पोजेशन ट्रांसफ़र करके बी को, फिर उसने सी के साथ दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 6000 रुपीज़ का, यानी सी ने अगर ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसने कॉन्ट्रैक्ट फिर सी के साथ कर लिया, दो उसने पोजेशन बी को ट्रांसफ़र कर दिया था। सी मेक्स नो इंक्वायरी ऑफ बी रिलेटिंग इन हिज इंटरेस्ट इन द लैंड, और सी ने कोई इंक्वायरी वगैरह भी नहीं की और उसने वो प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 6000 का। बी's possession is sufficient to effect C with notice of his interest, and he may enforce specific performance of the contract against C। तो यहाँ पे वही बात आ गई नोटिस की। देखें वो पोजेशन में था बी का, दो सी ने इंक्वायरी भी नहीं की, लेकिन पोजेशन बी के पास कैसे आ गया। ऑब्वियसली उसका कोई इंटरेस्ट था, कोई वजह थी तो वो पोजेशन में बैठा था। ये कह रहे हैं सफिशेंट है, उसका पोजेशन में होना जस्टिफाई कर रहा है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को सी के अगेंस्ट भी इन्फोर्स करवा सकता है। तो ये था बी। इसमें सिंपल बात यही थी कि बाद में सब्सिक्वेंट अगर टाइटल किसी के पास आ गया है तो उसके अगेंस्ट भी इन्फोर्समेंट करवाई जा सकती है। नाउ द C1, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। अब ये जौन सी टर्म है, ये जौन सी सी क्लॉज है ना, इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं फिर इजी हो जाएगा। ए द टेनेंट फॉर लाइफ ऑफ एन एस्टेट, टेनेंट फॉर लाइफ है ए। अब टेनेंट फॉर लाइफ क्या होते हैं कि किसी को अपनी प्रॉपर्टी किसी ने दे दी और कहा कि आप अपनी सारी ज़िंदगी इसको एंजॉय करो, इसमें रहो, इसको लीज आउट करो, जब तक आप ज़िंदा हो तब तक आप इसको एंजॉय करोगे। इस इलस्ट्रेशन में कह रहा है ए द टेनेंट ऑफ फॉर लाइफ ऑफ एन एस्टेट विद रिमाइंडर टू बी। बट यहाँ पे जो सेटलमेंट थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि ए अपनी लाइफ तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है और ए की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी बी में ट्रांसफ़र होनी थी एज रिमाइंडर। ये सेटलमेंट हुई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेड था, उसने ए को दे दी प्रॉपर्टी कि आप सारी लाइफ रहो और आपकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी बी को जानी थी। इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सेटलमेंट अंडर विच ही इज़ ए टेनेंट फॉर लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल द एस्टेट टू सी। अब यहाँ पे ये जो सेटलमेंट थी ना, इसमें एक और क्लॉज भी थी कि अगर ए चाहे इसको सेल आउट करना तो वो कर सकेगा। ये क्लॉज थी सेटलमेंट में। उसने उस क्लॉज को यूज़ करते हुए वो प्रॉपर्टी सी को सेल आउट कर दी। सेटलमेंट में जो उसको पावर दी गई थी, हु हैज़ नोटिस ऑफ द सेटलमेंट बिफोर द सेल इज़ कंप्लीट। और सी को जो उसने सेल आउट की ना, सी को इस बात का नोटिस भी था कि ए की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी बी को जानी है एज रिमाइंडर। सी में इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बी। लेकिन अगर ए की डेथ हो जाए इससे पोजेशन ट्रांसफ़र करने से या कंप्लीट करने से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो सी अपना कॉन्ट्रैक्ट बी के अगेंस्ट भी इन्फोर्स करवा सकता है। उसको नोटिस है कि इससे पहले एज रिमाइंडर बी के पास आनी है। तो ये था। अब एनी पर्सन
सी क्लॉज एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू प्लेंटिफ, यहाँ पे प्लेंटिफ कौन होगा, सी होगा जिसने बाद में प्रॉपर्टी खरीदी है। माइट हैव बिन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, सो वो डिस्प्लेस हो गया था बी का राइट। सो यहाँ पे यही था, इस एग्जांपल को जेन में रख के आप समझे, थोड़ी सी टेक्निकल है। नंबर 4 डी, when a public company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another public company, the new company which arises out of the amalgamation, ये देखें, अब ए और बी एक कंपनी थी, सॉरी ए एक कंपनी थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ। अब ए कंपनी ने बाद में, वो मर्जर हो जाता ना, कंपनीज एक दूसरे में मिल जाती हैं, ए और सी में मर्जर हो गया, ए कंपनी सी के साथ मिल गई और उन्होंने अपना नया नाम डी रख लिया। अब यहाँ पे जो ए कंपनी ने शुरू में इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ, बी वो कॉन्ट्रैक्ट को इस न्यू कंपनी जो कि डी है उसके अगेंस्ट इन्फोर्स करवा सकती है। कंपनीज का मर्जर होता है नॉर्मली, ए कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद उसका मर्जर किसी दूसरी कंपनी के साथ हो गया, दोनों कंपनी का मर्जर होने के बाद जो उन्होंने नया नाम दे लिया अपने आप को, तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर ये न्यू कंपनी को वायलेशन कर रही है तो वो इसके अगेंस्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ये था डी। एंड द लास्ट वन इज़ ई, व्हेन द प्रमोटर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी, ये कंपनी का कह रहे हैं कि कंपनीज होती है ना, वो रजिस्टर होने से पहले, इनकॉर्पोरेट होने से पहले उसके कंपनीज़ के प्रमोटर्स होते हैं, वो डिफरेंट लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो प्रमोटर्स के कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले, उसके रजिस्टर होने से पहले, तो जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो फिर वो कंपनी लायबल होगी, कंपनी के अगेंस्ट प्रमोटर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी हैज़ रेटिफाइड एंड अडॉप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रोमोटर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे कंपनी के बनने से पहले किए थे, लेकिन ये ज़रूरी है कि कंपनी ने इनकॉर्पोरेट होने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, वजूद में आने के बाद उन प्रमोटर्स के कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया हो, रेटिफाई किया हो, उनकी तौसीक की हो कि हाँ जी हम इन कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं, तो उन कंपनीज़ के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 27 के, जिसमें सब्सिक्वेंट टाइटल जब किसी पार्टी के पास आ जाता है तो उनके अगेंस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है। ये 5 इसमें सिचुएशंस बता दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।